हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एईसी प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जेई के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत और सीरीज का नाम है शंखनाद। यहां पर हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी कुछ की यहां पर बातें आपको देखने को मिलेंगी। सभी कुछ के सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो पहले आ चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये रहा कुछ टाइम टेबल हमारा। जो आपका जो नॉन टेक वाली बात करें, अगर मैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की बात करूं तो आपको MWF के अंदर देखने को मिलेगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में। मतलब अगर मंडे को आपकी जनरल साइंस की क्लास हो गई है तो फिर आपको वेडनेसडे में जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी, फिर फ्राइडे के अंदर जनरल साइंस मिलेगी, फिर अगले मंडे को है ना जनरल अवेयरनेस मिलेगी। ऐसे एक दिन छोड़कर मतलब अल्टरनेटिव क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी MWF में, है ना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में। टेक्निकल में अगर आप देखेंगे तो आप देखें मैकेनिकल जो है वो आपको ट्यूसडे और सैटरडे को 12:30 बजे मिलेगी। और ये बता दूं कि ये क्लास आपको कब मिलेगी, ये क्लासेस भी आपको 12:30 बजे मिलने वाली है। अगर आप सिविल इंजीनियर की बात करते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आपको, है ना, मंडे टू फ्राइडे आपको 4 बजे ये क्लासेस यहां पर देखने को मिलेंगे। मंडे टू फ्राइडे में 4 बजे देख पाएंगे। और सैटरडे संडे में आप क्या देखेंगे, मैराथन क्लासेस, लंबी लंबी क्लासेस होंगी जहां पर एक साथ बहुत सारी चीजों को कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोरों का विलुप्त होने वाला सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। कि डायनासोर जैसे गायब हो गए, उसका सिद्धांत किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, विलेहम रेंगटन, लुइस अल्वारेज, हेनरी मोसले और विलियम क्रुक्स। इन चारों में से किसके द्वारा यह सिद्धांत यहां पर दिया गया था? विलियम रंगटन ने दिया था, लुइस अल्वारेज ने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था, या विलियम क्रुक्स के द्वारा दिया गया था? तो जो सिद्धांत दिया गया है ना, वो जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत दिया है लुइस अल्वारेज ने। इस चीज को हम क्या कहते हैं, है ना, इस चीज को हम कहते हैं अल्वारेज परिकल्पना। क्या कहते हैं? अल्वारेज परिकल्पना। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं और इनका संबंध यूएसए से है। 1968 में इन्होंने नोबेल भी जीता था फॉर कौन से, किस फील्ड में? फिजिक्स में। फिजिक्स में इन्होंने एक नोबेल प्राइज भी जीता हुआ था 1968 के अंदर। तो ये कल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई है? लुइस अल्वारेज के द्वारा दी गई है। अब बाकी के बचे 3 लोग कौन है? अगर हम विलियम रंगटन की बात करें, हेनरी मोसले की बात करें या विलियम क्रुक्स की बात करें, तो ये कौन लोग हो जाते हैं अगर हम इनके बारे में बात करें? तो अगर आप विलियम रंगटन की बात करते हैं तो ये जर्मनी के हैं। इनका संबंध कहां से है? ये जर्मनी के हैं। और उन्होंने एक्सरे खोजा था। क्या खोजा है इन्होंने? एक्सरे खोजा है। हेनरी मोसले और विलियम क्रुक्स की अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों क्या है? इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। क्या है? इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। और हेनरी मोसले के द्वारा, है ना, हेनरी मोसले के द्वारा क्या खोजा गया है? परमाणु बैटरी खोजी गई है, एटम बैटरी खोजी गई है, परमाणु बैटरी इन्हें खोजी है। और अगर विलियम क्रुक्स की बात करते तो इन्हें क्या खोजा है? थैलियम खोजा है, थैलियम एलिमेंट। ये तत्व इनके द्वारा खोजे गए हैं। तो ये 4 ऑप्शन थे। सही जवाब भी मैंने बता दिया है कि लुइस अल्वारेज है। इनका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम अल्वारेज कॉन्सेप्ट कहते हैं, अल्वारेज परिकल्पना कहलाती है। फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, यूएसए से संबंध रखते हैं। 1968 में नोबेल प्राइज भी इन्होंने जीता हुआ था। इनके अलावा विलियम रंगटन जो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, एक्सरे की खोज, एक्सरे में इन्होंने काम किया है। और हेनरी मोसले इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, परमाणु बैटरी, एटम बैटरी की खोज करी है। और विलियम क्रुक्स जिन्होंने थैलियम एलिमेंट को खोजा है, ये भी इंग्लिश एक साइंटिस्ट हैं। सही जवाब आप देख पाएंगे लुइस अल्वारेज है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? ये बताया गया कि ओरियन तारा ग्रह का, तारामंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें कि ओरियन तारामंडल क्या है। सबसे पहली चीज तो तारामंडल क्या है? तो तारामंडल जो तारों के समूह है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के जो समूह है उनको तारामंडल कहते हैं। अब इनमें से ऐसे कैसे, कितने तारामंडल है? मतलब जो रात में दिखाई देंगे, है ना, रात में दिखाई देंगे, रात में दिखाई देंगे, ऐसे 88 मान्यता प्राप्त क्या है? आपके ग्रुप ऑफ स्टार है, तारामंडल है। ग्रुप ऑफ स्टार है।
88। और इनमें जो ओरियन की अगर बात करते हैं, ओरियन को काल पुरुष भी कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, काल पुरुष तारा समूह भी कहते हैं, काल पुरुष नक्षत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल पुरुष, इसको नक्षत्र भी कहा जाता है। तो ओरियन तारा मंडल जो है वो सबसे बड़ा है ना। ओरियन तारा मंडल क्या है, अगर इसकी बात करें तो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा किस सेंस में कहा जा रहा है, तो आप सबसे बड़े को समझेंगे किस सेंस में कह रहे हैं, ये पूरी पृथ्वी पर आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा क्या है, पूरी पृथ्वी को, जब अगर हम ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, चाहे हम ये साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, इसको आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी देख सकते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में भी देख सकते हैं। पूरे विश्व में दिखाई देने वाला एकमात्र तारामंडल है जिसको आप क्या कहते हैं, ओरियन तारामंडल कहते हैं। अब ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया है, एक तो है एक ऑप्शन में लिखा है बेटेल गैस, एक लिखा है अल नीलम, दूसरा लिखा है रिगेल और तीसरा एटा ओरियोनिस, है ना। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे ज्यादा चमकीला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा चमकीला आप देखेंगे रिगेल को, है ना। सबसे ज्यादा चमकीला क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, आप सबसे ज्यादा चमकीला देखेंगे रिगेल को। रिगेल सबसे ज्यादा चमकीला है। अगर मैं बात करूं कि ये सही जवाब है, तो रिगेल सबसे ज्यादा चमकीला है। ये अगर इसको हम द्रव्यमान मतलब कि अगर मास में बात करते हैं, तो ये 18 टाइम्स है सन से बड़ा है। सूर्य से क्या है, ये बड़ा है, 18 गुना बड़ा है। अगर अब ये बड़ा है, चमकीला भी है सबसे ज्यादा, तो इसका अगर तापमान देखते हैं तो 11,000 केल्विन आप टेम्परेचर आप यहाँ का देख पा रहे, 11,000 टेम्परेचर आप यहाँ केल्विन टेम्परेचर आप इसका देख पाते। रेगेल तो बड़ा है। बेटेल गैस अभी हाल में जून में बड़ा चर्चा में था। बेटेल गैस जो है वो सेकंड चमकीला है। कैसा है, इसका जो नंबर आता है वो भी ओरियन तारामंडल का समूह है, इसका नंबर सेकंड पर आता है। और बेटेल की अगर मैं बात करूं, है ना, बेटेल की, तो ये तो सही जवाब, सॉरी, ये तो इसका सही जवाब हो गया रेगेल, है ना, रेगेल तो सही जवाब हो गया। अगर मैं बेटेल की बात करता हूं, तो ये सेकंड नंबर पर आता है और ये अपने अंत की तरफ है। कहां है, अपने अंत की तरफ है। अब अंत की तरफ कैसे, आपने तारामंडल जब आपने तारों का बनना देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि एक ब्लास्ट होता है जिसको हम सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं, उसके बाद खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, इसमें बोला गया कि शायद इसमें ब्लास्ट हो गया होगा। एक अल नीलम के बारे में भी बात की गई है। ये क्या है, नीला सुपर गिएंट, सुपर गिएंट क्या है, नीला सुपर गिएंट एक तारा है। ये भी मतलब इससे अगर आप रेगेल से बात करते हैं तो कई सारे प्रकाश वर्ष आपको दूर देखने को मिलेगा, बहुत प्रकाश वर्ष आप दूर देख पाएंगे। और एक ओटा एटा ओरियनस है। अब आप ये देख पाए, ये है आपका क्या है, ये है आपका जो तारामंडल की हम बात कर रहे हैं, जिस तारामंडल की बात यहां पर की जा रही है, जिसको ओरियन तारामंडल कह रहे हैं, तो उसको आप देख पाए, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये ओरियन तारामंडल है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप ये सब देख पाएंगे, ये रीगल है, रिगेल है। ये क्या है हमारा, ये जनवरी का इवनिंग का व्यू यहां पर लगाया गया है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, हाँ, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारा ओरियन तारामंडल के बारे में बात हो जाती है, तो हमने इनके बारे में बात करी। ठीक है, अल नीलम क्या है, एक नीला सुपर गिएंट स्टार है, बस इतना आप याद रखना। काफी दूरी पर आप देख पाएंगे, काफी दूर है, कई प्रकाश वर्ष दूर होता है ये हमारे रिगेल से, है ना। तो अब ये हमने ओरियन के बारे में बात कर लिया। आपसे कभी पूछ सकते हैं कि भाई कितने तारामंडल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो जिसको मान्यता दी गई है, तो 88 ग्रुप ऑफ स्टार है जिनको मान्यता दी गई है। उनमें इकलौता सबसे बड़ा ओरियन जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में आप देख पाते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी देख पाते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में भी देख पाते हैं। अगर आप देखें जनवरी से अप्रैल, है ना, अगर मैं बात करूं जनवरी से अप्रैल, तो आप कहां देख पाते हैं, जनवरी से अप्रैल नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और अगर फरवरी से दिसंबर की बात करता हूं, फरवरी से दिसंबर आप कहां देख पाते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये इसका व्यू टाइम होता है कि आप ऐसे इनको देख पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तारामंडल है। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगला अगला है ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। ब्लड मून शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है, किसको किसको, सौर ग्रहण को, वर्धमान को, चंद्र ग्रहण को या पूर्णिमा को। आपको 3-4 शब्दों के बारे में मैं साथ में बता देता हूं, है ना। एक तो आपको आएगा ब्लू मून, एक आप देखेंगे सुपर मून, और एक आप देख रहे हैं ब्लड मून। ये 3-4 मून आपको, बाकी तो आप वो जो मून देखते हैं फुल मून और नो मून, है ना, पूर्णिमा अमावस्या, वो तो एक अलग बात हुई। ब्लू मून का मतलब क्या है, जब एक ही महीने में, है ना, एक माह के भीतर 2 पूर्णिमा होती हैं, 2 पूर्णिमा होती हैं।
तो जब 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है ना, मतलब एक पूर्णिमा आ गई, एक फुल मून, मतलब 15 दिन में आएगा, फिर 15 दिन में, तो एक कैलेंडर है ना, एक कैलेंडर के अंदर, एक कैलेंडर मंथ के अंदर जैसे ही आएगा, मतलब 14, 40, 28 या 29 में डे पे आएगा, तो जैसे ही आप अगर देखेंगे, जैसे मान लो आपकी महीने की शुरुआत, आप क्या कहोगे कि सर पूर्णिमा कैसे आएगी, मान लो आपकी महीने की शुरुआत 1 तारीख को ही और 1 तारीख को ही पूर्णिमा आ गई, आप समझना इसको, 1 तारीख को ही पूर्णिमा आ गई, और इसके बाद फिर अगले 15 दिन बाद क्या हो जाएगा, अगले 14 दिन बाद क्या हो जाएगा, 15वें दिन क्या हो जाएगी, मतलब 14 या 15 तारीख को आपकी क्या पड़ जाएगी, मान लो 14 तारीख को आपकी क्या पड़ गई, 1 तारीख, 2 तारीख, ऐसे 14 तारीख को क्या पड़ गई आपकी, 14 या 15 तारीख को आपकी क्या पड़ जाती है, अमावस्या पड़ जाती है। और फिर अगले 14-15 दिन मतलब 28 या 29 तारीख को या 30 तारीख को, जो भी कैलेंडर में आएगा, मतलब यही रहता है, या तो एग्जैक्ट 15 दिन में हो जाएगा, या कई बार क्या होता है कि 15 दिन से थोड़ा सा पहले आ जाता है, तो यहां पर फिर पूर्णिमा आएगी। अब एक कैलेंडर के अंदर आपकी ये दूसरी पूर्णिमा आ गई, एक महीना चल रहा था 1 तारीख, और 30 तारीख खत्म होने के बाद दूसरी पूर्णिमा आ गई, तो इस दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है, इस दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं, ब्लू मून कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लू मून कहा जाता है। सुपर मून का मतलब क्या है, जब मून है ना, जब मून अर्थ के बहुत ज्यादा पास होगा, अर्थ के पास होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब पास होगा तो हमको बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा और साथ में चमकीला दिखेगा, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको सुपर मून कहते हैं। अब एक आता है ब्लड मून की बात जो की गई यहां पर, ब्लड मून का संबंध होता है अमावस्या के साथ, किसके साथ संबंध होगा, अमावस्या के साथ संबंध देखेंगे। लगातार 4 अमावस्याएं हो जाती हैं, तो चौथी अमावस्या का जो चांद होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ब्लड मून कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको ब्लड मून कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब ये आप यहां से समझ गए कि ब्लड मून किससे है, अमावस्या से संबंधित है ना। अमावस्या मतलब, सॉरी अमावस्या कह दिया, यहाँ पर चंद्र ग्रहण, सॉरी है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं ना, अमावस्या नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, चंद्र ग्रहण लिखेंगे, ऐसा देखना। इसको क्या कह रहे हैं, ब्लड मून मतलब चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, चंद्र ग्रहण लिखना, अमावस्या नहीं, चंद्र ग्रहण। लूनार इक्लिप्स होगा, और ऐसे लूनार इक्लिप्स अगर 4 हो जाते हैं, तो लगातार 4 होते हैं, तो चौथे वाले का जो मून होता है उसको क्या कहते हैं, चौथे वाले का जो चांद होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। चंद्र ग्रहण करना आप अपडेट करके, है ना। चंद्र ग्रहण मतलब अगर आपके लगातार 4 चंद्र ग्रहण पड़ गए हैं, तो चौथे चंद्र चौथे चंद्र ग्रहण का चंद्रमा क्या कहलाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको ब्लड मून कहते हैं। तो अब इसका संबंध ब्लड मून का सौर ग्रहण से, सोलर इक्लिप्स से बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्या वर्धमान चांद से होगा, नहीं, लूनार इक्लिप्स से संबंध होगा, चूंकि हम समझ भी चुके हैं। और फुल मून का कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ पर देखा नहीं है, अपन ने तो सिर्फ पूर्णिमा का जो चांद है ना, एक महीने में जब 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं, तो उसका जो चांद, दूसरा चांद होता है, उसको अपन ब्लू मून जरूर कह देते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण से संबंधित होगा। अगले की अगर बात करें कि इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, इस पे आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जाए तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सामवेद, सामवेद मतलब नॉलेज ऑफ साइंस, ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हाइमेंस ऑफ प्राइसेस या स्मृति के भजन, अर्थवेद नॉलेज ऑफ द मैजिक फॉर्मूलास, यजुर्वेद नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, यज्ञ संबंधी कुछ बातें आ जाती हैं। तो अब इसमें से आप क्या बताएंगे, क्या सुमेलित नहीं है, किसको आप ज्यादा करेक्ट कह पाएंगे, क्या सुमेलित यहाँ पर नहीं है। सामवेद जो है, सामवेद विज्ञान का ज्ञान है नहीं, सामवेद का जो संबंध है, देखिए आपको मैं बताता हूं, एक तो है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद आपका आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अथर्ववेद। ये 4 वेद आप देख पा रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 4 वेद आप देख पा रहे हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, बड़ा भी है, तो ये पुराना भी है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त भी आपको देखने को मिलता है, 1028 आप सूक्त भी देख पाते हैं। ऋग्वेद में भजन है, ये सब बातें यहां पर बताई गई हैं। सामवेद जो है वो म्यूजिक से संबंधित है, संगीत का, है ना, संगीत के बारे में यहां पर बात की गई है। बाकी यजुर्वेद जो है वो यज्ञ संबंधी है ना, जो यहाँ पर क्या है, यजुर्वेद में आपको क्या बताया जाएगा, कर्म कांड के बारे में बात की जाएगी, कर्म कांड कैसे आपको सारे काम करने हैं। और अथर्ववेद जादू टोना के बारे में बात करता है।
किसके बारे में? जादू टोना के बारे में बात करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, चूंकि सामवेद जो है वो म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम वहां पर साइंस की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, मैच नहीं कर रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। अगला, निम्न में से किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? 4 काल आपको यहाँ पर बताए गए हैं, मतलब 4 मिले हैं, पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और महापाषाण काल। ये 4 काल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, ये 4 काल आप देख पा रहे हैं। अब पाषाण काल की अगर हम बात करें, अगर आप पाषाण काल को ही देखते हैं, तो पाषाण काल को अगर आप समझेंगे तो ये 3 प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो पुरा पाषाण काल हो जाएगा, पुरा पाषाण जिसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। फिर एक हो जाएगा मध्य पाषाण काल, और एक हो जाएगा जिसको अपन क्या कहेंगे, एक हो जाएगा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का अगर आप टाइम देखेंगे तो 2 लाख से लेकर, है ना, 2 लाख बीसी से लेकर, बिफोर द क्राइस्ट, 2 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक आप इसका 10,000 बीसी तक आप इसका समय देख पाएंगे। मध्य पाषाण काल का समय देखेंगे तो 10,000 से आप देख पाएंगे 4,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल का देखेंगे आप 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। और जो महापाषाण काल की बात की गई, जब कब्र बनाना स्टार्ट कर दिया, कब्र बनाना स्टार्ट कर दिया, दफनाना स्टार्ट कर दिया, और दफनाना किसमें? पत्थरों में, है ना, दफनाना किसमें? पत्थरों में दफनाना स्टार्ट कर दिया, उसको हम महापाषाण काल कहते हैं। 3,000 बीसी के आसपास ये आपको देखने को मिलता है, 3,000 बीसी के आसपास आप इसको देख पाते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि शुतुरमुर्ग कब पाए जाते थे, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो आप समझेंगे कि शुतुरमुर्ग कब पाए जा रहे होंगे। तो ये आप देखेंगे जब हम बहुत पुरानी बात करेंगे तो हमारे शुतुरमुर्ग पाए जा रहे हैं पुरा पाषाण काल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुरा पाषाण काल के अंदर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, है ना। अगला, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीनतम या प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन का संबंध आप देख पाएंगे, बेबीलोन का जो संबंध आप देख पाएंगे मेसोपोटामिया से। बेबीलोन वही जगह है जहां पर सिकंदर की, है ना, सिकंदर का संबंध भी आप बेबीलोन से देखेंगे, इसकी मृत्यु यहां पर हो जाती है। तो उपवन का मतलब होता है बगीचे टाइप के, कुछ छोटे छोटे गार्डन टाइप के। तो इनका संबंध किस प्राचीनतम सभ्यता से? बेबीलोन के झूलते हुए उपवन है ना, इनको क्या कहा जाता है? ये दुनिया के प्राचीनतम 7 अजूबों में से एक थे। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये उपवन की ये फोटो यहाँ पर लगाई गई है, ये दुनिया के 7वें अजूबों में से एक हुआ करते, दुनिया के 7वें अजूबों में से एक हुआ करते थे। और सही जवाब क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अब 2 प्रकार के सवाल आ जाएंगे यहां पर, आपको देखना। एक तो आपसे पूछेंगे स्वतंत्र भारत के, और एक आपसे, ना, स्वतंत्र भारत के, और एक आपसे पूछ सकते हैं गणतंत्र भारत के। और एक आपसे पूछा जा सकता है क्या मामला? स्वतंत्र भारत की, गणतंत्र भारत की, और एक आपसे मामला पूछ सकते हैं अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार के अंदर, है ना, एक आपसे मामला ऐसा ही पूछ सकते हैं। क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन पैदा होने वाला है। 4 ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर। ये 4 आपसे बोले गए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात यहां पर की जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री पहले कौन थे। क्योंकि स्वतंत्र भारत की बात की जा रही थी, स्वतंत्र भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कौन रहेंगी? राजकुमारी अमृता कौर रहेंगी। यही हमारा सही जवाब भी होगा, है ना, यही हमारा सही जवाब भी होगा कि राजकुमारी अमृता कौर, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब कौन है ये राजकुमारी अमृता कौर? तो ये राजकुमारी अमृता कौर को आप देखेंगे, आप जब संविधान की डिटेल पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, संविधान में एक आर्टिकल 18 आएगा, और आर्टिकल 18 में पदवियों का त्याग होगा, पदवी या उपाधि का त्याग, उपाधि पर रोक लगाई जाएगी।
तो उसका विचार या उसके बारे में जो बात है इनके द्वारा ही सबसे पहले मत रखा गया था। इनने बोला था कि हो सकता है ये पदवियां भी जो है वो अंतर पैदा करती हैं, तो उनका संबंध इससे। संविधान सभा की मेंबर भी रही हैं। अब दूसरी है विजया लक्ष्मी पंडित, तो ये यूएन की है ना, यूएन में भारत की चेयरमैन रही है। जवाहरलाल नेहरू की है ना, जवाहरलाल नेहरू की क्या है, सिस्टर है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल आप देखते हैं तो ये गृह मंत्री का मामला संभालते थे, है ना। और इनको क्या कहते हैं, भारत का एकीकरण करने वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का एकीकरण करने वाला भी कहते हैं। और इन्होंने संभाला था शिक्षा वाला मामला। इन्होंने क्या संभाला था, शिक्षा वाला मामला संभाला था। मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, ये शिक्षा वाले मामले पर गए हुए थे। हालांकि ये अंतरिम सरकार में भी है, गांधी जी के काफी खास लोगों में से भी हुआ करते थे, अच्छे लोगों में से, अच्छे नेताओं में से आया करते थे। तो ये चार ऑप्शन आप देख पाते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर। अगला, संविधान, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। चार ऑप्शन है, बी एन राव, गोपालस्वामी अयंगर और बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी। तो ये तीन की अगर आप बात करें, है ना, गोपालस्वामी अयंगर, बी आर अम्बेडकर और के एम मुंशी, ये तीनों के तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब अगला जो बी एन राव है, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थे, तो इनको क्या बनाया था, लीगल एडवाइजर बनाया था, या इनको क्या बना दिया था, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था, है ना। असेंबली का एडवाइजर इनको बना दिया गया था कि असेंबली के ये एडवाइजर होंगे। ये भारत के काफी प्रसिद्ध वकीलों में से एक आते हैं, फेमस एडवोकेट हैं, जैसे जिनमें बी आर अम्बेडकर भी शामिल है, बी एन राव भी शामिल है। बी आर अम्बेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बन जाएंगे, हमारे लॉ मिनिस्टर बन जाएंगे, पहले कानून मंत्री भी बन जाएंगे। बी एन राव को सलाहकार बनाया गया था, तो इनकी ही सलाह थी कि लोगों को क्या करो, छोटे छोटे ग्रुप में बनाओ। जो कमेटीज बनी है ना, जो कमेटीज बनी है ना, जो कमेटी बनी है वो सब इनका ही रिकमेंडेशन था, कमेटी बनवाकर आप काम करवाओ। तो ये इनने कहा था, ये लीगली एडवाइस करते थे, है ना, लीगली एडवाइस इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। अब संविधान सभा जो है, अगर संविधान सभा की भी बात कर दो, है ना, जवाब तो आप देख लो कि बी एन राव होंगे। संविधान सभा की मैं अगर बात कर दूं, संविधान सभा को भी अगर आप देखेंगे तो कैसे बनी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो संविधान सभा के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, उस मिशन के द्वारा ही क्या हो पाया है, संविधान सभा बन पाई है। इस कैबिनेट मिशन की दो रिकमेंडेशन आई थी। एक तो इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी इसने, कि क्या बना दो, इंतरिम गवर्नमेंट बना दो, और दूसरी इसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो। क्या बना दो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो। ये दो बातें इनके द्वारा कही गई थी। अगर आप इंतरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर आप इंतरिम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें टोटल 14 मेंबर आए थे, टोटल 14 मेंबर आए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर अगर आप देखेंगे उस टाइम पर, तो 389 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पर बनाने की बात। तो ये संविधान सभा की रिकमेंडेशन थी, और उसके द्वारा ही ये संविधान सभा बनी थी। सभा का एक अध्यक्ष भी बनेगा, एक उपाध्यक्ष भी बनेगा। सभा को सलाह देने के लिए बी एन राव को अपॉइंट किया गया था, है ना, बी एन राव को यहां पर अपॉइंट किया गया। अगला, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए आप इतना सिंपल यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि संवैधानिक का मतलब क्या होगा, संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होगा। संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मामला है, जिसको क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डाला गया है मतलब उसके लिए आर्टिकल अलॉटेड है। अगर किसी चीज के लिए कोई आर्टिकल बताया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि उसका संविधान में जिक्र है। आर्टिकल नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब उसको गैर कॉन्स्टिट्यूशनल कह देंगे। फिर इसमें आते हैं सांविधिक स्टैच्यूअरी बॉडी, है ना, ऐसे कुछ मामले आते हैं। अभी सिंपल से आप इतना समझो, संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है, मतलब उसके लिए कोई आर्टिकल डिफाइन है। और जिसका संविधान में कोई आर्टिकल डिफाइन नहीं है उसको क्या कहते हैं, उसको गैर संवैधानिक कहा जाता है। अब यहां एक एक करके बात करना। फाइनेंस कमीशन के लिए एक आर्टिकल डिफाइन है, इसको आप कहते हैं आर्टिकल नंबर 280, जिसमें वित्त आयोग की बात की गई है।
है ना। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। अब नीति आयोग के बारे में आप बता पाएंगे क्या नीति आयोग के बारे में, हाँ, क्या नीति आयोग के बारे में मामला बताया गया है, क्या नीति आयोग के बारे में मामला बताया गया? नहीं। नीति आयोग किसकी जगह पर आया है तो आपको पता होगा, ये योजना आयोग की जगह आया है। किसकी जगह आया है? योजना आयोग की जगह आया है। इसको रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और है ना, अगर इनके लिए आप देखें तो 338 हुआ करता था पहले, अब फिर इसको है ना 338 हुआ करता था, जिसमें एससी और एसटी दोनों के लिए बात हो जाती थी, है ना, एससी और एसटी दोनों के लिए बात हो जाती थी। फिर क्या हुआ कि यहां पर कुछ व्यवस्थाएं आपको अलग देखने को मिली। 338 एक हो गया और एक 338A हो गया। ये दो आर्टिकल आप यहां पर देख पाते हैं। और ये दो आर्टिकल कैसे हो गए? इन दोनों आर्टिकल के होने के पीछे एक संशोधन है 89वां, और ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 89 में संशोधन हुआ, तो इसमें से एससी और एसटी के मामले को अलग अलग कर दिया गया कि एससी का कमीशन अलग होगा और एसटी का कमीशन अलग होगा। 338 के अंतर्गत किसको डाल दिया गया? 338 के अंदर डाल दिया गया एससी कमीशन, है ना। क्या डाल दिया गया? एससी कमीशन। और 338 में डाल दिया गया एसटी कमीशन। ठीक है, पहले दोनों का कॉमन चलता था, अब दोनों को अलग कर दिया। तो आर्टिकल है मतलब संवैधानिक है। चुनाव आयोग की अगर आप बात करते हैं तो 243 में, आर्टिकल नंबर 243 के अंदर आप चुनाव आयोग का जिक्र देख सकते हैं। 243 के अंदर आप चुनाव आयोग का जिक्र देख सकते हैं। तो अब ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी कुछ ना कुछ आर्टिकल यहां पर बता दिया गया है। तो अब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी संवैधानिक। अब बचा क्या जिसका आर्टिकल नहीं बताया? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि अगला सवाल अब क्या कहेगा। तो अगला सवाल आप देखिए, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है ना। कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? वही तारों का जो नक्षत्र है, वो सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र कौन सा है? हाइड्रा है, डोराडो है, एंटिलिया है, या क्रक्स है? अभी हमने बात करी थी तारामंडल के बारे में, हमने देखा हुआ था। अब तारामंडलों के अंदर नक्षत्र की जब हम बात करते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है जो बड़ा है? तो इसमें सबसे बड़ा नक्षत्र जो है वो आप देख पाएंगे हाइड्रा को, है ना। हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा नक्षत्र के रूप में आप इसको देख पाएंगे। हाइड्रा इसको क्यों कह रहे हैं? तो इसका आकार आपको हाइड्रा जैसे देखने को मिलेगा। अगर आप देखें यहां पर, मैं अगर डार्क थोड़ा सा कर देता हूं यहां पर, तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये ऐसे कुछ इस तरीके से आप क्या है, इस तरीके से आप इसको देख पाते हैं। तो ये सांप के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है आपको? सांप के से। तो इस तरीके, बाकी और तारे भी हैं, लेकिन इसकी लाइन के तारों को इस तरीके से मिलाते हैं तो ये सांप जैसा दिखता है। इस कारण से, है ना, इसको हाइड्रा कहते हैं। तारामंडलों में सबसे बड़ा आप देख पाएंगे नक्षत्र जो है वो क्या है? हाइड्रा है। और इसका सबसे चमकीला तारा अल्फर्ड है। ये यहाँ पर अल्फर्ड है, यहाँ पर अल्फर्ड मुंह के पास ही आता है, ये अल्फर्ड है। तो ये अल्फर्ड आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये सबसे चमकीला तारा आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगला, सौर ग्रहण तब लगता है जब, कब होता है सौर ग्रहण? दो घटनाएं घटती हैं, चंद्र ग्रहण और सौर ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाए, सूर्य चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाए, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाए, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाए, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए। देखिए, दो ग्रहण आप देखते हैं ना, दो ग्रहण पर आप बात करते हैं। एक तो कहते हैं चंद्र ग्रहण, जिसको आप क्या कहते हैं? लूनार इक्लिप्स। तो अब तीन एलिमेंट है आपके पास, एक है सन, दूसरा है पृथ्वी और तीसरा है मून। अब आप देखेंगे, जैसे अगर आप देखेंगे लाइट अगर मेरे हाथ पर पड़ेगी तो छाया इसके जस्ट पीछे बनेगी। तो ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ, और ये हो गया मून। जब ये तीनों एक सीध में आ जाएंगे तो सन की लाइट क्या होगी? सन की लाइट जो होगी, आप देखें, सन की लाइट जो है वो किस पर? पृथ्वी पर पड़ेगी। और पृथ्वी पर जब लाइट पड़ेगी तो इसकी छाया किस पर पड़ेगी? मून के ऊपर पड़ेगी। तो मून पर क्या होगा? अंधेरा सा छा जाएगा। तो इसको क्या कह देते हैं? ये घटना क्या कहला जाती है? इसको कह देते हैं सूर्य ग्रहण, सॉरी चंद्र ग्रहण। इसको क्या कहते हैं? ये कहलाता है चंद्र ग्रहण। और इसी में क्या होता है कि जब अपन ने वो जिसको आप देखे थे कि ब्लड मून हमने देखा हुआ था, ब्लड मून में क्या है कि छाया तो पड़ रही है, लेकिन कुछ प्रकाश कैसे भी करके चंद्रमा के आसपास पहुंचता है, चंद्रमा हल्का ब्राउन दिखने लगता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड मून टाइप कहते हैं। ये घटना जनरली हमने देखी थी कि 4 लगातार जो लूनार इक्लिप्स पड़ेंगे उसके बाद होगी। तो अब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो यहां पर क्या है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगा, ये नहीं। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आएगा तो इसको अपन काट देंगे, ये नहीं होगा।
सूर्य चंद्रमा से बहुत दूर चला जाएगा, ये नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं, सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। मतलब ये या तो चंद्रमा यहां पर आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, चंद्रमा यहां पर आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, या सूर्य जो है, अगर मान लीजिए कि सूर्य यहां पर आ गया है तो हमको कैसे ग्रहण दिखेगा, अगर सूर्य इन दोनों के बीच में आ गया तो हमको कैसे दिखेगा, हमको तो नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, चंद्रमा का यहां पर आना जरूरी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा और जब इसकी छाया यहां पर थोड़ा सा कवर करना, चूंकि जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो घटना क्या बनेगी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आएंगे, मतलब क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तो मतलब क्या कहते हैं अपन, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम सौर ग्रहण कहते हैं, उस स्थिति को हम सौर ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई कि नहीं, चंद्र ग्रहण समझ में आया। फिर उसका अपोजिट, क्योंकि अब देखिए चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, अंधेरा हो गया। अब ये चंद्रमा बीच में आ गया है तो सूर्य का प्रकाश जाएगा और कुछ पृथ्वी से टकराकर प्रकाश लौटेगा तो चंद्रमा पर लगेगा। अब समझने के लिए बस समझ लो, है ना, समझने के लिए समझ लो। तो हमको कभी कभी क्या होगा कि ये पूरा सूर्य नहीं दिखाई देगा, कुछ छल्ले दिखाई देंगे या कुछ दबा हुआ दिखाई देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सौर ग्रहण कह देते हैं, है ना। अभी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है, सुत्त पिटक का एक भाग है। सुत्त पिटक क्या है, तो आपने देखे होंगे बौद्ध धर्म में 3 पिटक देखे होंगे, सुत्त, विनय और धम्म, है ना। क्या देखे होंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आपने 3-4 पिटकों के बारे में बात करी होगी। तो अब हालांकि मनुस्मृति का संबंध उससे नहीं है, मनुस्मृति का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, ये क्या है, सनातन धर्म से या ब्राह्मण धर्म से इसका संबंध आता है। सनातन तो संस्कृति हो गई, अपन क्या कहते हैं, ब्राह्मण धर्म या भागवत धर्म आप कह दो। दीपवंश महावंश ये एक ग्रंथ हो गया। अब बचा धम्म संगनी और मध्यमा निकाय। तो जो सुत्त पिटक में आप भाग देखेंगे वो क्या है, मध्यमा निकाय जो है एक भाग होगा, बाकी सब क्या है, एक ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे मध्यमा जो निकाय है वो सुत्त पिटक का एक भाग हो जाएगा। अगला, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक इस भारतीय स्थल पर पाई गई है, पचमढ़ी में पाई गई है, हथनौरा में पाई गई, पाटने या संगान कल्लू में। अब होमो सेम्पियंस भी हमको कहते हैं, तो होमो का मतलब होता है मनुष्य, और इरेक्टस, ये होमो इरेक्टस की जब बात करेंगे तो सीधे आदमी की बात हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है सीधा आदमी। क्या होता है, सीधा आदमी, ईमानदार पुरुष। इसकी खोपड़ी कहां पाई गई है प्रागैतिहासिक काल में, अब मतलब कौन से भारतीय स्थल पर मिलेगी, पचमढ़ी में देख पाएंगे, हथनौरा में देख पाएंगे, पाटने में और संकल्लू में। तो ये देख पाएंगे आप, ये कहां मिलेगी आपको, ये देख पाएंगे हथनौरा के अंदर। और ये है वो आदमी जिसकी खोपड़ी के बारे में बात की गई है। हथनौरा से ही प्राचीनतम खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त किए गए। प्राचीनतम खोपड़ी के साक्ष्य जो है, जिसको आप, है ना, जिसको आप क्या कह रहे हैं, होमो इरेक्टस कह रहे हैं, तो ये कहां मिलेगी आपको, हथनौरा में देखने को मिलेगी। अगले की बात करते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्या प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की, तो वल्लभ भाई पटेल। तो जो इनके पास मामला जो हुआ करता था, वल्लभ भाई पटेल के पास मामला था गृह और राज्य का, गृह और सूचना प्रसारण। बीपी मेनन इनके क्या थे, बीपी मेनन इनके सचिव हुआ करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, गृह सचिव हुआ करते थे। नेहरू जी जो है वो संघ संविधान समिति के थे, संघ संविधान ये देख रहे थे। और पटेल साहब जो है वो राज्य संविधान भी देख रहे थे या प्रांतीय संविधान का मामला देखते थे। बी आर अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे। क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे। तो ये थे, और इनके अलावा, है ना, टोटल 7 मेंबर आप देख पाते हैं। तो बी आर अंबेडकर ने संविधान को ड्राफ्ट किया है, कैसे बनाया जाए, तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले की बात करें, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है, सिटीजनशिप के बारे में बात की जा रही है। एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता और अस्थायी नागरिकता। नागरिकता का जो प्रोविजन आप देखते हैं, ये देखते हैं आप संविधान के पार्ट 2 में, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक आप इसको देख पाते हैं। और यहां पर आपको अलग अलग प्रकार के आर्टिकल देखने को मिले, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11।
आर्टिकल 11 जो है वो आपको है ना, आर्टिकल 11 जो है वो ये प्रोविजन करता है कि आपको पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है, आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता कैसे लेनी है और कैसे छोड़ेंगे ये 11 में बताया गया है। यहां पर ये कहा गया है कि आपकी नागरिकता का जो टाइप होगा वो एकल होगा, आप सिंगल सिटीजनशिप ही भारत में ले पाएंगे। यहां पर डुअल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, भारत के साथ आप दूसरे देश की भी नहीं चला पाएंगे और भारत में दूसरे राज्यों की नागरिकता नहीं होगी, भारतीय मतलब सिर्फ भारतीय कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। तो अगर आप देखें चंद्रमा पर जो है वो जो जी की वैल्यू आप निकालते हैं वो कम हो जाती है ना, वो कम हो जाती है ना। अगर मान लो हमारे यहां से हमें भी जी का जो है 9.8 लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 9.8 लगता है, अगर वो भी कम हो जाए है ना, वो कम हो जाए तो हमारा भार मतलब उसको हटा दें तो हमारा भार कुछ नहीं है। तो चंद्रमा पर जब जाते हैं तो इस जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी की वैल्यू कम हो जाती है तो भार कितना हो जाता है, 1/6 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, अगर यहां पर कोई 6 किलो है तो वहां पर 1 किलो हो जाएगा, अगर कोई यहां पर 6 किलो है तो वहां पर 1 किलो हो जाएगा, 1/6 के बराबर हो जाएगा। निशाकाश या रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। तो रात्रि में जितने भी पिंड चमकते हैं सबको खगोलीय पिंड कहते हैं, इनके अंदर तारे वारे सब कुछ आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड के अंदर आपको सब तारा मंडल, उल्का पिंड, सभी पिंड आपको खगोली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो रात्रि में चमकने वाले पिंड जिनको आप खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला, वेदांगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांग जो है, अगर वेदांग की बात करें है ना, वेदांग की बात करते हैं, वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। वेदांग जो है वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं, वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। और वेदांगों की संख्या की अगर बात करें तो आपको संख्या कितनी देखने को मिलेगी, 6 वेदांगों की संख्या आप 6 देख पाएंगे। जैसे व्याकरण अष्टाध्यायी ने अष्टाध्यायी की है ना, आप देखें पढ़नी ने अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी है ना, चढ़ा, कल्प, शिक्षा। तो अनुष्ठान का संबंध जो है वो किससे होगा, कर्म कांड अनुष्ठान से होगा। ये आपको कहां मिलेगा, कल्प में देखने को मिलेगा, कहां मिलेगा, कल्प में देखने को मिलेगा। और इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए वेदांग कितने हैं, 6 प्रकार के वेदांग आप देख पा रहे हैं। एक तो शिक्षा देख पा रहे हैं, एक कल्प देख पा रहे हैं, व्याकरण देख पा रहे हैं, निरुक्त देख पा रहे हैं, छंद देख पा रहे हैं और ज्योतिष देख पा रहे हैं। शिक्षा तक या पढ़ लिख सके, कल्प में अनुष्ठान के बारे में बात की, कर्मकांड के बारे में बात की गई है, व्याकरण के आप सही कर पाते कि नहीं, पढ़ने की जो किताब है ना, जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ऐसे 6 वेदांग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कई बार पूछते वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 आप देख पाते हैं। और कल्प का संबंध आप देख पाते हैं किससे है, अनुष्ठान से। अगला, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकर विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। चलिए मैं बताता हूं क्या है। अगर आप आदि पुराण और महापुराण की बात करेंगे तो इनका संबंध भागवत धर्म से आ जाएगा, जिसको आजकल आप जिसे आज के मॉडर्न डे में हिंदू धर्म कहते हैं। वहां पर आदि पुराण, महापुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारी पुराण आप देख पाएंगे। कल्पसूत्र नाम की किताब है जो है ना, कल्पसूत्र नाम की किताब है जिसमें आप क्या देख पाएंगे, पार्श्वनाथ और महावीर है ना, पार्श्वनाथ और महावीर है ना, इनका जिक्र आप यहां पर देख पाएंगे कल्पसूत्र के अंदर। किसके अंदर, कल्पसूत्र के अंदर आप इनका जिक्र देख पाएंगे, पार्श्वनाथ और महावीर। ये क्या है, तीर्थंकर हैं है ना, ये सब क्या है, तीर्थंकर हैं, उनके जो भगवान है, अवतार हैं। तो कल्पसूत्र के अंदर आप इसका जिक्र देख पाते हैं, जिक्र देख पाते हैं। और कल्पसूत्र है जो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है, भद्रबाहु के द्वारा इसकी रचना की गई है कल्पसूत्र की। अगला, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया। स्वीकार करना बात अलग है और लागू करना कब है। अगर आप देखें 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 जनवरी। डेट है 1949, 1947, 1947, ऐसी कुछ डेटें आपको देखने को मिलेगी। 26 जनवरी 1947 हम कोई मामला कह नहीं सकते क्योंकि हमें आजादी ही कब मिलेगी, 15 अगस्त 1947 को मिलेगी। तो 15 अगस्त 1947 के पहले की डेट होगा, इस कारण से हमने इसको काट दिया। अब आजादी यहां पर मिली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने काट लिया, नहीं लिख पाएंगे। अब 26 जनवरी 1950 ये है हमारा गणतंत्र है। ये क्या है, हमारा गणतंत्र है। इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। संविधान हमने लागू किया था, मतलब पूरे देश में इसको लागू कर दिया। स्वीकार कब कर लिया, तो 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बनकर भी तैयार हुआ था, बनकर भी तैयार हुआ था। साथ ही साथ हमने इसको स्वीकार भी कर लिया था, हमने स्वीकार भी कर लिया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला,
भारतीय संविधान के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये हमने बात करी हुई थी कि भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं इनको कहते हैं, क्योंकि इनने प्रारूप पूरा तैयार किया है, इनने प्रारूप पूरा तैयार किया है, और इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या है? पहले राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट भी है। बाल गंगाधर तिलक गरम दल से हैं, लाल बाल पाल जो आप देख पाए कांग्रेस के नेता हैं, और जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर हैं और अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष के पद पर भी रहते हैं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी रहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। अगले की बात करते हैं। यूरोपा किस प्राकृतिक उपग्रह, किसका प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा? यूरोपा जो है वो बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है ना, बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। और सर्वाधिक उपग्रह किसने रखे हैं? शनि ने रखे हैं, 82 सैटेलाइट है प्राकृतिक तरीके से। उपग्रह का मतलब क्या होता है? उपग्रह का मतलब देखिए 4-5 चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एक तो आप ग्रह देखेंगे, एक आप उपग्रह देखेंगे, और एक आप तारा देखते हैं जिसको हम सूर्य के तरीके से देख लेते हैं। ग्रह किसको कहेंगे? जिसके पास गुरुत्वाकर्षण होगा, साथ में क्या होगा? एक पथ पर किसी तारे की परिक्रमा करते होंगे। जैसे मैं यहां पर बना दूं कि ये सूर्य है ना, ये मैंने सन बना दिया है, और मैंने ये बना दिया है कि पृथ्वी यहां पर इसका चक्कर लगा रही है एक डायरेक्शन में, तो इसका अपना गुरुत्वाकर्षण भी और एक चक्कर भी लगा रही है, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कह देते हैं? ये इसका ग्रह हो गया। अब उपग्रह क्या होगा? जब किसी ग्रह का चक्कर लगाएगा, जो किसी ग्रह का एक पथ पर चक्कर लगाएगा। तो ग्रह क्या है? किसी एक पथ पर किसी तारे का चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसको लाइट चाहिए है, वहां से लाइट चाहिए। उपग्रह क्या है? किसी ग्रह का चक्कर लगाएगा, किसी ग्रह का चक्कर लगाएगा, और लाइट किससे लेगा? और लाइट किससे लेगा? लाइट किसी तारे से लेगा, लाइट तारे से लेगा जिससे उसका ग्रह ले रहा है, जिससे उसका ग्रह लाइट ले रहा है। तो आप देखिए, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखिए कि इसका जो उपग्रह होगा वो हो जाएगा मून। वो किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। तो लाइट किससे ले रहा है? सन से। और ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, इसी प्रकार से चक्कर लगाते लगाते, ऐसे चक्कर लगाते लगाते ये सन का भी चक्कर कंप्लीट कर लेता है। जितने टाइम में पृथ्वी कंप्लीट करती है वैसे ये भी कंप्लीट कर लेता है, और साथ में पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है। तो तारा तो अपन ने देख लिया कि वो रेफरेंस हो जाता है, तारा तो क्या देख लिया? रेफरेंस हो जाता है। तो ये हमने बृहस्पति वाली बात देख ली। ग्रह क्या, उपग्रह क्या? हाईएस्ट ग्रह किसके हो जाएंगे? शनि के हो जाएंगे, 82 है। अगला, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा कहें या ड्राफ्टिंग कहें या प्रारूप कहें, आपको मसौदा मिले या प्रारूप मिले या ड्राफ्टिंग मिले, सब एक ही कहलाता है। ये इंग्लिश में ड्राफ्टिंग ही कहलाता है, हिंदी में मसौदा भी कहते हैं, प्रारूप भी कहते हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? हमने बात करी हो, बी आर अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे। नेहरू जी क्या थे? तो नेहरू जी को आप देखेंगे, ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इनके पास संघ का मामला था, इनके पास प्रांत का मामला था, प्रांत संविधान समिति, और ये खाद्य आपूर्ति को देखते थे, खाद्य एवं आपूर्ति को देखते थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो खाद्य एवं आपूर्ति को, समिति की अगर बात करें तो ये इन समितियों को देखा करते थे। आपूर्ति है ना, संघ संविधान देख लिया, वल्लभ भाई पटेल ने प्रांत को देख लिया, साथ में गृह वाला कुछ मामला मंत्रालय अगर हम देखें तो वो ऐसा कुछ संभाल लिया। तो बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन यहां पर बनाया गया था। तो सही जवाब भी क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है, अगर आप वो देखेंगे सही जवाब, तो क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर जो है वो करेक्ट जवाब आप यहां पर देख पाएंगे। बी आर अम्बेडकर क्या देख पाएंगे? करेक्ट जवाब के तौर पर आप यहां पर देख पाएंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो एज द फाउंडर ऑफ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये तो पता है ना कि इकोनॉमिक्स का जो डिवीजन है वो 2 पार्ट में है, ठीक है। आप पहले बेसिक चीजें देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसकी। तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो डिवीजन है मेनली वो 2 पार्ट में आपको दिखाई देता है।
एक आपको दिखाई देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर और एक आपको दिखाई देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर। तो माइक्रो की बात करें या मैक्रो की बात करें, दोनों पार्ट किसका है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। बस फर्क ये हो जाता है यहाँ पर कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये स्टडी किसकी करता है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो स्मॉल एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है, स्मॉल एस्पेक्ट्स की बात करता है। और यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये लार्ज एस्पेक्ट्स की बात करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई जो फाउंडर ऑफ नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कौन है, किसको हम फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जॉन मेनार्ड कीन्स को, या जिनको आप J.M. कीन्स के नाम से जानते हैं, बात समझ में आ रही है। तो जिसको आप J.M. कीन्स के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो याद रखना यहाँ पर कि ये कौन है, ये फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर जनरली हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो एक नाम आता है एडम स्मिथ, ठीक है। तो एडम स्मिथ की जब बात करते हैं ना, तो एडम स्मिथ के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि एडम स्मिथ को हम किस नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो बोलते हैं, लेकिन कौन से इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा कि एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, बात समझ में आ रही है। तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। J.M. कीन्स की बात करते हैं तो J.M. कीन्स जो हैं वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या इन्हीं को हम फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी देख लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देख लिया, लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो छोटे पहलुओं का अध्ययन हो रहा है, उसके फादर, उसके फाउंडर जो हैं वो कौन है, तो उनका भी नाम आप देख लीजिए। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम नाम लेते हैं किसका, अल्फ्रेड मार्शल, बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि जो अल्फ्रेड मार्शल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आपको तीन चीजें पता चल गई, क्या क्या पता चल गया कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, J.M. कीन्स हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, तो वहां पर आप बोलेंगे कि सर एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं J.M. कीन्स की, इसलिए J.M. कीन्स की इकोनॉमिक्स में कुछ फेमस बुक हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार की थ्योरीज दी हैं, जिसकी वजह से उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी माना जाता है। तो वो बुक जो है वो कौन कौन सी हैं, तो जैसे आप याद रखिए, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस किसकी है, ये J.M. कीन्स की, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक्स की आप बात करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो बुक वाले पोर्शन से भी आता है। तो अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वहां पर उसकी जो फेमस बुक है उनको भी आप देख लीजिए। दूसरी है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। तो ये इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। दो तीन पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब देखिए प्राथमिक गतिविधि नहीं है, इनमें से कौन सी। अगर हम उसकी बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जो एक्टिविटी है ये कितने टाइप की होती है। तो जब मेनली डिवीजन की बात करता हूं तो मेनली जो एक्टिविटी का डिवीजन आपको दिखाई देगा वो आपको कैसे दिखाई देगा, तीन पार्ट में दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है, तीन पार्ट कौन कौन से। तो आप याद करिए कि मैंने आपको सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए, और सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको मेनली तीन डिवीजन बताए हैं। उन्हीं सेक्टर में जो एक्टिविटी होती है उन्हीं को आप उन्हीं सेक्टर के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के तौर पर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं प्राइमरी सेक्टर, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटी कहलाएंगी। दूसरा मैं आपको बोलता हूं कि सर सेकेंडरी सेक्टर होता है,
यहाँ पर जो एक्टिविटी होंगी वो सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएंगी, और तीसरा जो डिवीजन होगा वो क्या कहलाएगा, टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ जो एक्टिविटी होंगी वो क्या कहलाएंगी, टर्सरी एक्टिविटी। अब ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर के लिए मैंने आपको एक चीज ये समझाया कि भाई जब नेचुरल रिसोर्स का यूज करके और वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जब नेचुरल रिसोर्स का यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां जो भी चीजें होती हैं वो प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती हैं, और वो प्रोडक्ट जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, और इस एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लैंड का, वाटर का यूज करके एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो जाएगा, वो कृषि की अगर हम बात करते हैं तो कृषि जो है वो क्या हो जाएगी, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। दूसरा अगर मैं बात करूं फिशरीज की, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, तो अगर फिशरीज की हम बात करते हैं तो फिशरीज भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो लैंड का यूज करके हम खनन करते हैं, हम माइनिंग करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ एग्जांपल है। अब इनका यूज करके आप क्या कर रहे हो, इनका यूज एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर करो और उससे फिर इंडस्ट्री में ले जाकर कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो है वो डेवलप करिए, कुछ विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करिए। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट कहलाता है सेकेंडरी गुड्स, और उसको प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आता है सर्विसेस, राइट। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आती है सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज की बात करते हैं, जब आप सेवाओं की बात करते हैं, तब आपको क्या दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सेवा प्रदान करने वाली एक्टिविटी है, जो सेवा प्रदान करने वाली गतिविधि है, वो सब टर्सरी में आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की बात करें, ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक गतिविधि जो है वो नहीं है। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो एक ऐसा पार्ट है जिसका यूज के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट जो हैं उनका यूज करते हैं, और नेचुरल रिसोर्स के तौर पर आप प्रयोग बहुत कम करते हैं। माइनिंग जो है वो प्राइमरी है, फिशरीज जो है वो भी प्राइमरी है। तो इसमें बसता क्या है, तो इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन बसता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि विच इकोनॉमिस्ट डेवलप इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन 1817 बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको एक चीज याद आएगी कि सर हम एक चीज जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है ये दिया किसने है, तो जनरली हम किस नाम से जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है वो डेविड रिकार्डो, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो है वो सामान्य तौर पर हम रिकार्डो की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसके पहले याद रखिएगा कि जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो एक नाम और आता है जो एडम स्मिथ के तौर पर जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एडम स्मिथ ने भी ऐसी कुछ थ्योरी दी थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो वहां पर डेविड रिकार्डो ने ये बोला कि इस कंडीशन पे एडम स्मिथ की ये थ्योरी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, और क्या सिचुएशन होगी कि ऐसी कंडीशन में दो अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड की सिचुएशन बने या किसी एक देश को फायदा हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है। तो वो क्या दिया, किसने दिया, वो दिया डेविड रिकार्डो ने। अब डेविड रिकार्डो ने ये दिया है तो इसका तो ये क्लियर हो गया कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड रिकार्डो हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि ये एक तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है या रिलेटिव जो प्रोडक्शन की हम बात करते हैं या यहाँ पर जो तुलनात्मक लाभ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर किस तरीके की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो देखिए डेविड रिकार्डो का एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है जिसको आप तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहते हैं। अब ये तुलनात्मक लाभ जो है ये आखिर होता क्या, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो नाम में क्या आ रहा है कि भाई
कंपेयर करके प्रॉफिट की कंडीशन बनती है ना, कि किसी के कंपेयर से, किसी की तुलना में हमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बन कब सकती है? तो ऐसी सिचुएशन तब होती है जब ये बोला जाए कि आप ऐसे उत्पादों का, ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिसके प्रोडक्शन में जो कॉस्टिंग आ रही है, जिसके प्रोडक्शन या उत्पादन में जो लागत लग रही है, वो लागत दूसरे कंट्री की तुलना में आपके कंट्री में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट आपके कंट्री में कम है तो वहां से होने वाला जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, और जब उसकी डिमांड होगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके कंट्री में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट जब कम होगी दूसरे कंट्री के कंपेयर में, तो आपको लाभ जो है वो ज्यादा होगा। इसी को अगर हम बात करें रिकार्डो ने, तो उन्होंने बोला है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। बात समझ में आ रही है? और इसी के तहत उन्होंने बोला कि अलग अलग देश जो है वो कुछ विशिष्ट स्थिति में इस प्रकार के सिद्धांत का प्रयोग करके और फायदा उठा सकते हैं। इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं, इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये इन्होंने कब दी थी? ये 1870 में। और 1870 में देने के बाद ही अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने तुलनात्मक लाभ और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात इसमें समझाई थी। तुलनात्मक लाभ की थ्योरी और इंटरनेशनल ट्रेड की बात जो है इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिला था। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो बोल रहा है कि द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीट्स वंस एवरी ईयर मंथ इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार कितने महीनों में मिलते हैं? तो अगर हम बात करें तो साल में मेनली ये 2 बार एक मीटिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो हर एक साल में 6-6 महीने के इंटरवल में आपको ये मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये जो बोर्ड है जिसको आप नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 15 मई 2017 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, कब हुआ? 15 मई 2017। ठीक है, और करंट में अगर मेंबर की बात करते हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं वो कितने हैं? तो वो हैं इसमें 47। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। बात समझ में आ रही है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। हर 6-6 महीने में क्या करते हैं, इसकी मीटिंग होती है। और इस्टेब्लिशमेंट था 15 मई 2017। और मेंबर की अगर बात करते हैं तो कितने हैं? 47। अब बात ये आती है कि अगर हम बात करें कि सर आखिर इस बोर्ड का काम क्या है, तो बोर्ड के अगर हम काम की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर वर्क की बात करते हैं कि ये करेगा क्या, तो ये बोर्ड करता क्या है? ये बोर्ड करता है एमएसएमई सेक्टर में डेवलपमेंट एंड प्रमोशन से रिलेटेड क्या करेगा? डेवलपमेंट एंड प्रमोशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर है या अफेक्टिंग फैक्टर लिख लीजिए, जो भी प्रभाव डालने वाले अलग अलग फैक्टर हैं उनको एग्जामिन करेगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये बोर्ड का काम क्या है? बोर्ड का काम है एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए जो भी इफेक्टिंग फैक्टर है उनको एग्जामिन करने का। और इसकी मीटिंग जो है वो कब मिलते हैं? ये तो साल में 2 बार मिलते हैं, इसलिए 6-6 महीने के इंटरवल में देखा जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि एक साल में कब मिलेंगे, तो 6 महीने में मिलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो 6 मंथ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें गोल्ड कॉलर, जनरली हम सुनते हैं कि सर ब्लू कॉलर जॉब है, ग्रीन कॉलर जॉब है या व्हाइट कॉलर जॉब है। आज मैं उसी की बात करता हूं कि उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं कि किस टाइप के कॉलर की जॉब होगी तो वो किस कैटेगरी में आएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आल्सो आर रिफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा जो है वो कहा जाता है? ठीक है, अब यहां पर देखिए सेकेंडरी आपको पता ही चल गया है, क्वार्टरनरी जो है वो अभी मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट में, प्राइमरी आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन बता रहा था और एक्टिविटीज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और अगर हम बात करें क्विनरी की तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जब मैं सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पर थोड़ा अंदर जाकर 3 प्रोडक्शन के बाद में आपको 5 प्रोडक्शन के सेक्टर जो हैं वो नजर आएंगे। ठीक है, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितने नजर आएंगे? वो आपको नजर आएंगे 5। ठीक है, यहां से शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद आएगा सेकेंडरी, देन अगर हम बात करें तो टर्सरी। यहां तक आपको पता है, और मेनली डिवीजन जो है वो यही 3 पार्ट में है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो कहीं कहीं पर डिवीजन जो है वो आपको 5 मिलते हैं। ठीक है, तो अगला आता है क्वार्टरनरी और अगला आता है क्विनरी। बात समझ में आ रही है? अब एक एक करके मैं आपको ये बता देता हूं कि सर कौन सा सेक्टर है कहां पर, तो किसमें, उसमें उस सेक्टर में किस प्रकार की चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर आप बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? प्राइमरी सेक्टर जो है वहां पर आपको किस पर आधारित चीजें दिखेंगी? नेचुरल रिसोर्स बेस्ड। बात समझ में आ रही है? कैसी चीजें दिखेंगी? नेचुरल रिसोर्स बेस्ड, पहला हो गया। सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहां कैसी दिखेंगी? मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। ये भी क्लियर हो गया। टर्सरी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा सर्विस बेस्ड। बात समझ में आ गई? तो 3 क्लियर हो गए सर, प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है और टर्सरी जो है वो सर्विस बेस्ड है। बात समझ में आ गई है? अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए कि क्वार्टरनरी किस पर बेस्ड है, तो ये आता है नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड, ठीक है। और अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूं तो फिफ्थ में आता है इंटेलेक्चुअल बेस्ड। इंटेलेक्चुअल बेस्ड मैक्रो लेवल। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 5 लेवल नजर आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि भाई किस गतिविधि में गोल्ड कॉलर पेशा जो है वो कहा जाता है, किस प्रकार के काम को गोल्ड कॉलर पेशा जो है वो कहा जाता है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलर की बात कर देता हूं, या अगर हम गोल्ड कॉलर की बात कर ले कि आखिर किसको बोलेंगे, तो अगर हम बात करें गोल्ड कॉलर जॉब की तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये ऐसे लोग होते हैं या ऐसी जॉब होती है जहां पर ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में जो हायर पोस्ट होती है ना, जैसे हम सीएमडी की बात करें, ठीक है, हम सीईओ की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी पोस्ट आपको दिखाई दे रही है जो टॉप लेवल की पोस्ट है किसी भी कंपनी में, ठीक है, तो वो जो टॉप लेवल की पोस्ट है ना वही क्या होती है? गोल्ड कॉलर जॉब कहलाती है। बात समझ में आ रही है? और गोल्ड कॉलर जॉब जो है वो किससे संबंधित है? इंटेलेक्चुअल बेस्ड है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे कि भाई किस सेक्टर में आता है? क्वीनरी सेक्टर या पंचीय पेशा जो है वो कहलाता है, क्वीनरी सेक्टर कहलाता है। बात समझ में आ रही है?
चतुर्भुज की अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि भाई जो नॉलेज बेस्ड चीजें उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्वाटरनरी बोलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है गोल्ड कॉलर, मतलब कि ऐसी जॉब जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो। और डिसीजन मेकिंग कौन लेगा, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में टॉप पर बैठा होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए उसको क्या बोल दिया कि किससे रिलेटेड होगा, ये क्वीनरी सेक्टर से रिलेटेड होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड कॉलर तो आपको समझ में आ गया कि सर गोल्ड कॉलर जो है वो किससे रिलेटेड हो गया, वो रिलेटेड हो गया डिसीजन मेकिंग वाली जॉब से, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे तो आता है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर किसको बोलते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, है ना। अगर हम बात करें मजदूर, ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि सर जो ब्लू कॉलर जॉब होती है वो उससे डेली वेजेस पर काम करने वाले जो लोग हैं वो वहां पर रिलेटेड होते हैं। व्हाइट कॉलर की अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट कॉलर जो है वो ऐसे जॉब को हम बोलते हैं सामान्य तौर पर जो ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो एक तरीके से। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 9 to 5 काम करने वाले जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो व्हाइट कॉलर कहलाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिंक कॉलर, तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में एक वर्ड, एक चीज आई होगी कि सर ये किससे रिलेटेड है, ये फीमेल से रिलेटेड है। वो बिल्कुल सही चीज आई है। तो पिंक कॉलर जॉब जो है वो किससे संबंधित है, वो फीमेल से संबंधित है। ग्रे कॉलर जो है वो किससे रिलेटेड है, वो भी आप देख लीजिए एक बार। ग्रे कॉलर जॉब जो है वो किससे रिलेटेड है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सामान्य तौर पर कि कहीं पर वो जॉब कर रहे हैं, या तो वो ब्लू कॉलर में, व्हाइट कॉलर में, पिंक कॉलर या गोल्डन कॉलर में। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं वहां से रिटायर, ठीक है। तो उनका हो जाता है रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद में फिर वो क्या करते हैं, फिर से जॉब करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग आर्मी से रिटायर हुए, ठीक है, और वो किसी कंपनी में जो है वो वहां पर जॉब करने लगे। कुछ लोग जो है वो किसी कंपनी से रिटायर हुए और वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने लगे। तो यहाँ पर ऐसी जॉब जो रिटायरमेंट के बाद लोग करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रे कॉलर बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसको क्या बोल दिया, ग्रे कॉलर बोल दिया। और एक सबसे पॉपुलर जो आपको अभी कोविड के टाइम पर देखने को मिली होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कॉलर जॉब, ठीक है। तो ओपन कॉलर पेशा, ओपन कॉलर प्रोफेशन जो है वो किसको बोला जाता है, तो ऐसे लोग, जैसे ये आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिनको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होती है और अपने घरों से ही काम करते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है, ओपन कॉलर प्रोफेशन के अंडर में उनको रखा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि सर गोल्ड कॉलर किससे रिलेटेड है, तो ये पांचवें सेक्टर डिसीजन मेकिंग की बात करता है। और ये ऐसे सेक्टर से रिलेटेड है जहां पर इंटेलेक्चुअल तरीके से अगर हम बात करें, प्रज्ञात्मक तौर पर अगर हम बात करें, तो वहां से संबंधित होते हैं, उनको हम गोल्ड कॉलर बोल देते हैं। ये अलग अलग कॉलर के आधार पर जॉब जो है वो देखने को प्रोफेशन मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको पता ही चल गया था कि क्या है, क्वीनरी सेक्टर है। बात समझ में आ रही, क्वीनरी से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। देखिए टूरिज्म जो है वहां पर रोजगार तो है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगा। टूरिज्म में आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर, क्योंकि हर जगह टूरिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता ना। तो अगर आपको टूरिज्म की बात करेंगे तो कुछ ही सेक्टर पर, कुछ ही जगहों पर आपको ये चीजें जो है वो दिखाई देंगी, और उनसे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेहतर तरीके से और मैक्सिमम तरीके से जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर, आप देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। तो रोजगार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या ऐसे लोगों की बात करें जो उस सेक्टर से लगे, तो मैं आपको अगर बताऊं तो एक डेटा हमारे पास में है कि 55% की जो टोटल पॉपुलेशन है, 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है वो किस में लगी हुई है, तो वो
एग्रीकल्चर में लगी है वो कृषि क्षेत्र में लगी है। बात समझ में आ रही है? 55% की जो पॉपुलेशन है वो किस में लगी है? कृषि क्षेत्र में। माइनिंग जो है वो भी उतना नहीं दे पाएगा। एग्रीकल्चर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि किस सेक्टर में होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 55% का पॉपुलेशन है ना, मतलब देश की आधी से अधिक आबादी जो है वो कहाँ पर लगी हुई है? एग्रीकल्चर में। अब कंट्री में अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अगर देखें तो मेनली तीनों सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका दिखाई देगा? वो आपको दिखाई देगा टर्सरी सेक्टर का। बात समझ में आ रही है? वो कहां पर दिखाई देगा? वो आपको दिखाई देगा मैक्सिमम टर्सरी सेक्टर का। उसके बाद आपको कहां दिखाई देगा? तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिखाई देगा, और उसके बाद आपको कहां दिखाई देगा? आपको एग्रीकल्चर में। तो आप ये देखिए कि भाई 55% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगने के बाद में एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये कैसे लोग हैं? ये जरूरत से ज्यादा लोग हैं, दिखाई दे रहे हैं कि रोजगार में हैं, लेकिन ये जीरो प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। बात समझ में आ रही है किसका पार्ट है? तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो ये ऐसे लोग हैं जो जीरो प्रोडक्टिविटी का पार्ट है, मतलब कि इनके होने ना होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चीजें किस प्रकार की कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग हैं, जिसमें रोजगार में दिखाई तो देते हैं लेकिन वो जीरो प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। इसीलिए जो बेरोजगारी भी दिखाई देती है वो मैक्सिमम बेरोजगारी जो है वो किस सेक्टर में दिखती है? तो वो एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है? तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है? वो छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी के तौर पर है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि भाई सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है, तो आप बोलो कि एग्रीकल्चर दे रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में रोजगार देखने मात्र के लिए ये 55% अप्रोक्सीमेट 55% की पॉपुलेशन लगी तो है, लेकिन क्या वास्तविकता में इतने लोगों की वहां जरूरत है? नहीं, नहीं है। इसीलिए वो जीरो प्रोडक्टिविटी में दिखाई देते हैं। और जीरो प्रोडक्टिविटी में दिखाई देने का क्या मतलब होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2019 इज टेकन एज द बेस ईयर। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए किसको आधार वर्ष के रूप में बनाया गया था? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये जो बेस ईयर टर्म लिखा है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि सर पिछले सालों के कंपेयर में इस साल जो है वो महंगाई आ गई है, सर पिछले सालों के कंपेयर में इस साल ग्रोथ ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक साल ऐसा होता है जो हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस साल में बहुत ज्यादा ना तो महंगाई की कंडीशन हो जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, और ना ही डिफ्लेशन की कंडीशन हो वो भी बहुत ज्यादा नहीं हो, एक आइडल सिचुएशन हो, नॉर्मल रेट से काम चल रहा हो, नॉर्मल रेट से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दिखाई दे रहा हो, उसको हम क्या बोल दिए? बेस ईयर बोल दिए। अब बेस ईयर जो है उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसके लिए अगर मैक्सिमम चीजों के लिए जो बेस ईयर अभी काम कर रहा है वो 2011-12 काम कर रहा है, राइट? बोले कि सर ये कब चेंज होता है, क्या ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए रूल ये है कि भाई 5 साल तक मिनिमम बेस ईयर रह सकता है और मैक्सिमम 10 सालों तक। तो यहाँ पर तो 2011-12 के बाद 21-22 में के पहले इसको चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण से चीजें जो हैं वो चेंज नहीं हुई, इसलिए आज भी यही बेस ईयर है, लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है। अब WPI की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा वर्ड जो आपको समझना होगा वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इकोनॉमी में महंगाई है कि इकोनॉमी में मुद्रा संकुचन है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है, उसका पता लगाने के लिए इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग इंडेक्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन के लिए अलग अलग इंडेक्स काम करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला इंडेक्स होता है WPI जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, दूसरा इंडेक्स होता है CPI जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और तीसरा इंडेक्स यूज किया जाता है PPI जिसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के टर्म में, तो इंडिया में मैंने आपको ये बताया है कि इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 2 ही इंडेक्स जारी होते हैं। ठीक है,
इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंडेक्स हैं। पीपीआई का यूज इंडिया में नहीं किया जाता, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का यूज नहीं किया जाता। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो किस लेवल पर गणना करता है, वो गणना करता है थोक मूल्य या होलसेल लेवल पर, ये आपको समझ में आता होगा। और ये किस लेवल पर गणना करता है, तो ये रिटेल प्राइस पर गणना करता है, ये खुदरा मूल्य पर गणना करता है। बात समझ में आ रही है। अब इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक बास्केट सिस्टम का प्रयोग किया गया, राइट। अब बास्केट सिस्टम का प्रयोग जो है वो कैसे, तो WPI के लिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट सिस्टम का यूज किया और उस बास्केट में कुछ प्रोडक्ट जो है वो शामिल किए, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट डाल दिया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ डाल दिया और यहाँ पर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर डाल दिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस पे कितने रखे, 697 प्रोडक्ट, राइट। अब जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, 564 जो है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम का है। इसका कितना वेटेज है, ये है 117 और यहाँ पर कितना है, ये है 16। तो जब हम होलसेल प्राइस के बेसिस पर महंगाई या इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करते हैं तब हम इन्हीं प्रोडक्ट के बेसिस पर, मतलब इस बास्केट के बेस पर ही करते हैं। बात समझ में आ रही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार आज हम यहाँ पर गए तो हमको चीजें महंगी मिली तो महंगाई आ गई। गवर्नमेंट जो डेटा रिलीज करेगी वो किन बेसिस पर, इस बास्केट सिस्टम के आधार पर। और ये कौन सा प्राइस होगा, ये होलसेल प्राइस होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें याद रखिए कि कंज्यूमर प्राइस या रिटेल प्राइस के लिए भी एक बास्केट सिस्टम का यूज किया जाता है और उसमें 6 पार्ट दिखाई देते हैं, 5-6, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट रखे गए हैं। जैसे पहले में अगर आ गया तो प्राइमरी प्रोडक्ट है, दूसरे में अगर हम बात करें तो आता है लो कॉस्ट हाउसिंग, ठीक है। तीसरे में अगर हम बात करें तो टोबैको प्रोडक्ट, राइट। चौथे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है फुटवेयर एंड क्लॉथिंग, ठीक है। पांचवे में अगर बात करें तो फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोडक्ट जो यहाँ थर्ड पार्ट में था। और छठवें में बात करते हैं तो सर्विसेज की बात आती है। तो याद रखिएगा कि जब WPI की बात करेंगे या CPI की बात करेंगे तो ये कैलकुलेशन के इंडेक्सेस हैं जो इंडिया में यूज होते हैं और इन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है मैंने आपको बता ही दिया था कि बेस ईयर क्या है, 2011 है, तो 11-12 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। आप अपनी तैयारी को और थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें क्लासेस भी अटेंड करनी चाहिए तो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए क्रैश कोर्स हैं जहां पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ में क्लासेस जो हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें थी। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।